नमस्कार, यूएसएन विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर जितनी बीमारियां होती हैं उनमें से एक बीमारी की चर्चा होती है और वो है कैंसर, और कैंसर सबसे घातक है। ये लोगों का एक भ्रम है या फिर मिथ है। लेकिन इस मिथ को तोड़ने के लिए या इस गलतफहमियां जो इसको लेकर उसको क्लियर करने के लिए आज हमने एक नहीं बल्कि दो एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुलाया, जो राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के एक्सपर्ट्स हैं। और ये डायरेक्टर साहब डॉक्टर करतार सिंह है और साथ साथ में श्री बी.के. शर्मा जो आजीवन कंसल्टेंट इस हॉस्पिटल के हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या है एग्जैक्टली। इतना भी जो एक हवा बना के रखा है कैंसर को लेकर, इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि समय रहते अगर उसको ट्रीट कर लिया जाए तो ये 100% क्यूरेबल है। इसके बारे में अधिक जानकारी हम हासिल करेंगे इनसे। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है सर। सर, सबसे पहले बताइए कि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इसके पीछे कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है? ये 4 फरवरी को जो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, इसके पीछे जो हमारे एनजीओज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ईयर 2000 में लगभग 22 साल पहले इसके बारे में एक संगठन बना के पेरिस में, फ्रांस में ये डिसाइड किया कि इस बीमारी की अवेयरनेस होना चाहिए, लोगों में जागरूकता होना चाहिए। तो इस जागरूकता के लिए उन्होंने वर्ल्ड कैंसर डे नाम से यूएनओ में WHO के द्वारा ये नियत किया गया कि 4 फरवरी को हम हर वर्ष वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस मनाएंगे। जी, आप कुछ ऐड करना चाहोगे सर? बिल्कुल सही है। हमारे डायरेक्टर डॉक्टर करतार सिंह ने जो बात की है, मैं डॉक्टर बी.के. शर्मा, ऑनरी कंसल्टेंट राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज में हूँ। बिल्कुल इन्होंने ये बताया कि वाकई में ये जो एक बहुत बड़ी एक बीमारी का जब चल रहा था 2020 में, तब ये बात सामने आई थी कि कैंसर को कम से कम हम एक साथ जनता के सामने करें और उस जनता के सामने हम ये बताएं कि इसके घबराने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि शर्मा जी ने अभी आपको बताया। और फिर इस बात को उन्होंने माना और तब से हर साल कुछ न कुछ उसकी थीम बनती रही है। और आज 2023 जो चल रहा है, तो 2022, 2023 और 2024 तक ये एक थीम बनाई गई है कि WHO ने, कि उन्होंने बताया कि किस तरह से कैंसर को एक क्लोज गैप में लाया जाए। इसका नाम दिया उन्होंने क्लोज द कैंसर केयर गैप। और आज 24 में भी इसी थीम को लेके बात करेंगे हम लोग। और ये बात बिल्कुल सही है कि जितने जल्द नज़दीक हम कैंसर की अवेयरनेस पर जाएंगे, कैंसर की रोकथाम। जी, मैं अपने दर्शकों को कुछ आंकड़े बताना चाहता कि इस बीमारी को लेकर कितना सीरियसनेस है। ये WHO के फिगर से कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हर साल 22.6 यानी 22,60,000 मरीज ब्रेस्ट कैंसर के हैं, फॉलोड बाय लंग कैंसर जो 22,01,000, साथ में कोलन एंड रेक्टम 19.3 लाख, प्रोस्टेट 14.1, स्किन 12 लाख एंड स्टमक 10.9 लाख। ये आंकड़े नो डाउट डराने वाले आंकड़े हैं, लेकिन जैसे अभी सर ने बताया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि समय रहते हैं जिसको अगर हमने ट्रीट कर लिया तो ये 100% क्यूरेबल है, बशर्ते कि ये मेटास्टेसिस अगर हो गया हो, मतलब कैंसर अपने ओरिजिनल स्थान से कहीं और शिफ्ट हो गया, दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में शिफ्ट हो गया, तब ज़रा वो डेंजरस ज़रूर रहता है, लेकिन इट इज़ प्रिवेंटेबल, क्यूरेबल। कैंसर है क्या सर? शरीर में किसी भी ऑर्गन में जो हमारे नॉर्मल सेल रहते हैं, यदि किसी कारण से वो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए, गठान के रूप में या अल्सर के रूप में, और वो रुके नहीं, कंटिन्यूस वो ग्रोथ बढ़ती जाए और शरीर के उस हिस्से को, उस ऑर्गन को नुकसान पहुंचाने लगे, वो खून के द्वारा या लिम्फेट के द्वारा दूसरी जगह फैलने लगे, तो ऐसी गठान, ऐसे अल्सर को हम कैंसर बोलते हैं। जी सर, सुना ये है कि अगर सेल का जो DNA है वो स्ट्रक्चर अगर डिस्टर्ब हो गया, डैमेज हो गया, तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो कैंसर सेल हैं वो अनियमित, इरेगुलर ग्रोथ के कारण है, जिसमें DNA भी शामिल है, जिसमें सेल जो मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, DNA है, और इवन जो जेनेटिक रूप में जीन के लेवल तक अगर कोई बदलाव होता है, इन सभी रूपों में अगर बदलाव होता है तो वो कैंसर के रूप में वो सेल बदल सकता है। जी, कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं सर जनरल? जो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो हमारे पास मरीज आते हैं, जैसे कि आपने पूछा है कि कैंसर के सिम्टम क्या आता है, पहले तो उसमें खांसी होना, और खांसी होने के साथ में उसमें रक्तता
ये एक प्रकार का सिम्टम है जिससे ही पता लगता है, हो सकता है इसको फेफड़े की बीमारी हो। दूसरा है कि मुंह में छाले आना, मुंह में छाले होना और उसके साथ साथ उसमें से रक्त निकलना, हो सकता है कि शायद इसको मुंह का कैंसर हो। उसके अलावा अपचन होना, यानी अनडाइजेशन जिसको कहा जाता है, कि प्रॉपर वे से उसमें मोशन प्रॉपर नहीं होता, उसको उसको पेट के अंदर दर्द होना। तो ये सारी बातें जब सामने आती तब हम उसकी जांच करके पता लगाते हैं। उसी तरह मल विसर्जन में यदि ब्लड आ रहा है तो ये सोचा जा सकता है कि इसको कि बड़ी आंत के अंदर भी कैंसर हो सकता है। उसी तरह यदि यूरिन के अंदर में ब्लड आ रहा है, यानी पेशाब के अंदर यदि ब्लड आ रहा है बार बार और एक इसकी अवधि कम से कम महीने से 1.5 महीने बढ़ गई है, तब ये भी सोचा जा सकता है कि हो सकता है कि इसको किडनी का भी कैंसर हो। तो ये सारे सिम्टम्स है। उसके बाद आवाज़ में परिवर्तन होना, जिसे हम हमारे भाषा में स्वर यंत्र बोलते हैं। तो ये स्वर यंत्र में जब आवाज़ में परिवर्तन होता है, और जो कि वैसे तो आवाज़ में परिवर्तन हम ज़्यादा जोर से चिल्लाने से वजह से होता है, ज़्यादा कुछ ठंडा लेने से, तो उसका मतलब नहीं कि उसको कैंसर है। लेकिन ये आवाज़ परिवर्तन कम से कम यूँ समझिए कि 2 से 3 महीने तक चल रहा है, और कभी कभी जब उसके साथ में जोर से बोलने से उसमें रक्त भी आने लगा है, हो सकता है यहाँ पर स्वर यंत्र का कैंसर। जी, आमतौर पे सुना है सर हमने कि जब कैंसर है तो वो अल्कोहल के कारण या टबैको या स्मोकिंग के कारण ये सब फैक्टर्स है। तो क्या ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसको कैसे डिस्टर्ब करते हैं कैंसर सेल को, जिससे कि और बढ़ने लगता है? अल्कोहल है, तम्बाकू है, पॉल्यूशन है, पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, इन सब के एक्सपोजर से हमारी जो नॉर्मल सेल्स हैं वो धीरे धीरे अव्यवस्थित रूप से बढ़ने लगते हैं, तो वो कैंसर के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। जी, जैसे बहुत समय तक कोई तम्बाकू चबाए तो उसको मुंह का कैंसर होने की संभावना रहती है। यदि कोई अल्कोहल ले रहा है तो उसको ईसोफेगस, स्टमक का कैंसर होने की संभावना रहती है। स्मोकिंग में फेफड़े का कैंसर होने की संभावना रहती है। जी, अपार्ट फ्रॉम स्मोकिंग और अल्कोहल, और वो कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिससे कैंसर की तरफ चले जाते हैं पेशेंट्स? कुछ खान पान की ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से भी कैंसर की संभावना रहती है। यदि हमारे खाने पीने में अगर फाइबर की कमी है तो कोलोन का कैंसर होने की संभावना रहती है। यदि हमारे खाने में फ्राइड फिशेस हैं, जो स्मोक्ड फिश के रूप में जो लोग खाते हैं, उनको ईसोफेगस और स्टमक का कैंसर होने की संभावना रहती है। और बहुत से कैंसर हैं जो आनुवांशिक होते हैं, हेरिडिटरी होते हैं, उनमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसमें रिस्क फैक्टर कम नहीं कर सकते हैं। एडनोस उसके पेन को कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं इसको? इसमें इलाज के दौरान जो तैयारी की जाती है, सर्जरी, कीमो और रेडिएशन, 3 प्रकार हैं। इनसे यदि है ना उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है और वो दर्द किसी चीज़ से भी कम नहीं हो रहा है तो मॉर्फिन की टैबलेट देके उसको कंट्रोल करते हैं। जी, एनेस्थीसिया के द्वारा पेन कंट्रोल कर सकते हैं। जी सर, जैसे कैंसर सेल्स के बारे में सर ने बताया, तो ये कैंसरस सेल्स जो है ये 2 टाइप के होते हैं, एक मैलिग्नेंट और एक बेनाइन। तो क्या फ़र्क है इन दोनों में? जो एक्चुअली परिभाषा उसकी ये है कि नियोप्लास्टिक कैंसर। नियोप्लास्टिक का कैंसर का मतलब बिल्कुल सही है। एक होता है बेनाइन, दूसरा होता है मैलिग्नेंट। जो मैलिग्नेंट जो होता है कैंसर वो वाकई में कैंसर है, और जो बेनाइन जो होता है उसमें कोई कैंसर फैलने की ज़्यादा संभावना नहीं रहती। मतलब एक नॉन कैंसरस ट्यूमर कैसे? हाँ, इसलिए हम उसको नॉन मैलिग्नेंट भी बोलते हैं, बेनाइन ट्यूमर को। और उसमें जब हम देखा जाते हैं तो उसका बिल्कुल एक रेगुलर उसमें सूजन रहती है, जबकि जो कैंसर होता है उसमें उस रेगुलर सूजन में इरेगुलरिटी को पाई जाती है और उसमें से ब्लीडिंग होता है। गांठ वो जो होती है बेनाइन ट्यूमर की वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, थोड़ी बहुत हार्ड, लेकिन मैलिग्नेंट कैंसर की जो गांठ होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, और कभी कभी तो जैसे गले का कोई कैंसर वहाँ जाके फिक्स भी हो जाती है। तो सर जब आप लोग डायग्नोसिस करते हो इसको, तो बायोप्सी जो करते हो तो उसमें एग्जैक्टली क्या कैसे पता चलता है कि ये कैंसर की तरफ जा रहा है? क्या बायोप्सी करने से ही पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें स्टेजेस होती है। और स्टेजेस जो है पहली स्टेज, दूसरी, तीसरी, जो चौथी तो बहुत ही खतरनाक होती है जिसमें कैंसर पूरा स्प्रेड होता है, मतलब टर्मिनल पेशेंट। हाँ, तो इसलिए इसकी सबसे क्लिनिकल डायग्नोसिस करने के बाद ही उसका फिर हम लोग डायग्नोसिस उसकी बायोप्सी से करते हैं, जिसको हिस्टोपैथोलॉजी ग्रेडिंग बोलते हैं। और उससे हमको ये पता चल जाता है कि उस जगह साले में क्या 25% कैंसर के सेल है, क्या 50 के है, क्या 75 के है, 100 है। तो इस तरह से डायग्नोसिस होता है कि वेल डिफरेंशिएट, उसके बाद में मॉडरेट डिफरेंशिएट, उसके बाद में आता पुअर डिफरेंशिएट, और लास्ट में आता है अनडिफरेंशिएट, यानी कि बहुत ही नो चांस।
स्टेजेस आप लोग कैसे डिसाइड करते हो सर कि फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, थर्ड, फोर्थ? स्टेजिंग हम TNM एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें ट्यूमर, लिम्फ नोड और मेटास्टेसिस को ध्यान में रखते हैं। यदि मुंह के कैंसर को हम लें, यदि वो 2 सेंटीमीटर से छोटा है तो वो T1 है, 2 से 4 के आसपास है तो वो T2 है, फिर 4 से ज़्यादा है फिर और ज़्यादा है। तो ये जो उसकी साइज़ है वो T डिसाइड होती है। अगर लिम्फ नोड 1 इन्वॉल्व है तो N1 होगा, और लिम्फ नोड 2 हैं तो N2 होगा। यदि 3 सेंटीमीटर से बड़ी नोड है तो वो N2 में आएगी, और 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ी है तो N3 में आएगी। तो ये TN हो गया है। यदि जहाँ पर कैंसर है और उसके अलावा दूसरी जगह वो फैल चुका है तो वो M में आएगा। तो TNM में इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर T साइज़ मान लीजिए 1 है और लिम्फ नोड भी 1 है तो ये स्टेज 3 हो जाता है। ट्यूमर भी छोटा है और एक लिम्फ नोड इन्वॉल्व है तो ये स्टेज 3 है। यदि स्किन इन्वॉल्व हो गई है, अल्सर फट गया है, यदि वहाँ से है ना वो दूसरी जगह फैल गया है, जो रीजनल लिम्फ नोड है उसके और बाहर चला गया है, तो इसे मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो वो स्टेज 4 में आता है। कई बार ऐसा होता है कि स्टेज 4 में होने के बाद भी अच्छे ट्रीटमेंट के द्वारा काफ़ी समय तक पेशेंट स्वस्थ रह सकता है। जी, मैं अभी कुछ देर पहले स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था अभी कैंसर के बारे में, जिसमें पता चला कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स होते हैं हर साल, और ये महिलाओं में होता है अक्सर। लेकिन ये ब्रेस्ट कैंसर महिला डॉक्टर तो छोड़िए, अपने घर वालों से भी डिस्कस करने को ज़रा हिचकिचाती है, संकोच करती है। तो कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर हो? कुछ महिलाओं को अगर आप सिंपल उपाय बताएंगे कि ये कैसे डिटेक्ट घर में किया जा सकता है। ये डिटेक्शन के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, अपने स्वयं के स्तन की जांच करना। सुबह या शाम को एक समय फिक्स कर लें, महीने में एक बार करके देखें, कांच के सामने, मिरर के सामने, बगैर ब्लाउज कपड़े खोल के दोनों ब्रेस्ट को हम देखें, दोनों में कंपैरिजन करें, साइज़ में कम ज़्यादा तो नहीं है। दोनों निपल को देखें, उसमें कोई साइज़ में कम ज़्यादा तो नहीं है, या निपल अंदर की तरफ तो नहीं गया हुआ है। और दोनों हाथ ऊपर करके बाजू की जो गठान है वो भी चेक करें। तो यदि ब्रेस्ट में कोई गठान है, बाजू में भी गठान है, और निपल में किसी तरह का बदलाव है, निपल से कोई पानी या निपल से ब्लड आ रहा है, तो ऐसी किसी भी स्थिति में कैंसर होने की संभावना है, जिसके लिए आपको स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। जी, यूड लाइक टू ऐड समथिंग? बिल्कुल सही उन्होंने बताया। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जिससे ब्रेस्ट कैंसर की संभावना होती है। और सबसे बड़ा तो फैक्टर इसमें ऐसा है कि हार्मोनल डेफिशिएंसी होता है। दूसरा जैसे कि जो लोग लेट मैरिजेस करते हैं उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर की संभावना चांसेस होती है। फिर उसके बाद में जो बॉटल फीड बेबीज रहते हैं, यानी जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध नहीं देती, उसमें भी होता है। और जिनको मीनोपॉज यानी 45 साल के बाद जो मासिक धर्म बंद हो जाता है, उसमें भी शायद ब्रेस्ट कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है। एक जनरली एक भ्रम है सर कि ब्रेस्ट फीडिंग के कारण कैंसर होता है। हाउ फार इज इट राइट और रॉन्ग? क्योंकि आपने जैसे कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग न करने से कैंसर के चांसेस है, लेकिन महिलाएं अपने फिगर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इस वजह से वो फीडिंग अवॉइड करती है। ब्रेस्ट फीडिंग में ऐसा होता है कि जो बॉटल फीडिंग बेबी जो होती है, उसमें जो महिला है उसको संभालना यह था कि उसका जो मिल्क रहता है वो जो सही देखा जाए तो वो मिल्क बच्चे ने लेना चाहिए। और अगर वो बच्चा नहीं ले पाता है तो वो जो हार्मोनल उसमें फैक्टर शुरू हो जाते हैं, तो उस वजह से भी कैंसर की संभावना होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो ब्रेस्ट फीड जो महिलाएं अपना दूध बच्चों को नहीं देती, उनको उस दूध के अंदर में भी ये संभावना चांसेस है। सर एक अजीब सी बात सुना है बाद में इन द एयर है कि मर्दों को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, हालांकि एक वेस्टिजियल पार्ट है मर्दों में, तो फिर इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? मेल ब्रेस्ट कैंसर भी होता है कि भले ही ये वेस्टिजियल हो, मगर जो ब्रेस्ट की जो ग्रंथि होती हैं वो मेल में भी कुछ हद तक होती हैं। तो 100 में से 1% मेल में भी ये कैंसर होता है। और जो वेस्टिजियल ऑर्गन होने के बाद भी जो सेल वहाँ पर हैं, किसी कारण से जेनेटिक रीज़न हो या दूसरे कारण हो, अगर वो गठान के रूप में बढ़ जाता है तो वो कैंसर का रूप ले सकता है। एक कॉमन वहम ये भी है कि अगर इंजुरीज के कारण भी कैंसर हो सकता है, तो हाउ फार इज इट ट्रू? इंजुरीज के 2-3 उदाहरण हैं जहाँ पर ये कैंसर हो सकता है। कश्मीर में कुछ लोग कांगड़ी नाम का एक बर्तन होता है लकड़ी का, जिसमें वो अंगारे रख के ऊपर कपड़े के अंदर वो ऐसे लटकाए रहते हैं, तो उससे स्किन का कैंसर होता है। कुछ महिलाएं बहुत टाइट कपड़े पहनती हैं, पेटीकोट और साड़ी को लपेट के रखती हैं टाइट, उसमें साड़ी के कैंसर के भी कुछ उदाहरण सामने आए हैं। मतलब स्किन कैंसर होने की? हाँ। और जिन महिलाओं को या पुरुष को किसी को कोई तेजाब के द्वारा जल गया है, तो वहाँ पर भी है ना मार्जोलिन नाम का एक कैंसर होता है, वो होने की संभावना रहती है।
जनरली मेनोपॉज के बाद भी कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कैंसर को इंड्यूस करता है, कहाँ तक आप इसको मानते हो आप? इसको हम लोग मेनोपॉज के बाद में हम बोलते हैं इसको जेनेटिक कैंसर में यानी उसको कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि महिलाओं के अंदर में जब मेनोपॉज बंद हो जाता है उनमें भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ये कि थ्योरी सामने आई है कि जो महिलाएं, जैसे कि मैंने आपको सारे फैक्टर्स बताए, वो भी एक अंश होता है कि मेनोपॉज के बाद में उनको चांसेस होते हैं कैंसर के। अगर मेनोपॉज 45 की बजाय 55 में किसी का होता है लेट, हाँ, अगर माहवारी 50 के ऊपर तक अगर चालू रहती है तो ऐसी स्थिति में ब्रेस्ट कैंसर की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। क्योंकि उसमें ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसकी मात्रा बढ़ने के कारण वो जो सेल्स को बार बार स्टिमुलेट करता है तो सेल कैंसरस बन जाते हैं। जी सर, सुना है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आप क्या सजेस्ट करोगे दर्शकों को कि किस किस्म के प्रिवेंटिव मेजर्स लेना आवश्यक है आज के इस फास्ट पेस वर्ल्ड में? दो तरह के कैंसर हैं, एक जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और दूसरे जिनको हम रिस्क फैक्टर कम कर सकते हैं। प्रिवेंटिव कैंसर में सिर्फ एक ही है और वो है कैंसर सर्विक्स, जो सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, गर्भ बच्चेदानी का जो कैंसर है। तो उसमें एक वैक्सीन है जिसके द्वारा हम इसको पूर्ण रूप से 100% प्रिवेंट कर सकते हैं। और गार्डेसिल नाम की एक वैक्सीन है जिसके द्वारा इसको रोका जा सकता है। और अभी इंस्टीट्यूट्स जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उन्होंने भी एक वैक्सीन निकाली है, काफ़ी सस्ती है, जो हम राजस्थान तुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल में अवेलेबल करने वाले हैं। और दूसरी तरफ ऐसे कैंसर है जिनको प्रिवेंट नहीं कर सकते मगर कम कर सकते हैं, रिस्क फैक्टर कम कर सकते हैं। जैसे ओरल कैविटी का उदाहरण लें, मुंह के जो कैंसर रहते हैं जिसमें तंबाकू खाने से बढ़ता है, यदि तंबाकू खाना छोड़ दें तो उसकी इंसिडेंस काफ़ी कम हो सकता है। फिर सर्वाइकल कैंसर है जिसमें बहुत से ऐसे फैक्टर हैं कि अगर बहुत ज़्यादा बच्चे हों, जल्दी शादी हो जाए और कुछ इन्फेक्शन के कारण भी हैं, तो इनसे अगर कम कर लें हम ये रिस्क तो वो भी कम हो सकता है। और दूसरे खाने पीने की जो आदत है, लाइफस्टाइल की जो चीज़ें हैं, यदि उनको नियमित रखें हम, जो फाइबर डाइट रहती है, फाइबर डाइट अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो कोलोन का कैंसर कम कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनमें हम रिस्क फैक्टर कम कर सकते हैं। जी सर, हाल ही में कोविड सबने, पूरी दुनिया ने फेस किया इसको। कोविड के कारण भी कैंसर के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है, रिस्क है इसका, खासकर अभी तक तो कोई मेडिसिन इसकी रिसर्च के द्वारा कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि अभी थोड़ा सा ही समय हुआ है कोविड से बाहर आए हुए हमको। क्या डाइट पैटर्न क्या होनी चाहिए फॉर अ नॉर्मल पर्सन, क्योंकि आज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है और जरा फास्ट फूड का चलन है, जंक फूड का चलन है, तो उसको आप क्या सजेस्ट करोगे दर्शकों? खाने पीने में इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसमें फाइबर डाइट हो, फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, सलाद ज़्यादा खाएं, ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा मसाले वाला ना खाएं, इससे पेट का कैंसर होने की संभावना रहती है। फाइबर डाइट अच्छी लें, अगर फाइबर कम होगा तो कोलोन की संभावना रहती है। खाने में जो आदतें हैं, जो एडिक्शन है, स्मोकिंग है जिससे लंग का कैंसर हो सकता है, उसको आप बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। चबाने में जो तंबाकू यूज़ कर रहे हैं उसका यदि हम कम उपयोग करें या बंद कर दें तो मुंह के कैंसर भी काफ़ी कम हो सकते हैं। जी, और कुछ खास उसमें आप जोड़ना चाहोगे सर? मैं हमारे डायरेक्टर से बात करूँगा कि अभी हमारे पास में कुछ ऐसी मशीनें आई हैं जिसको बहुत हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं कैंसर के बारे में, जैसे कि एक ओरल कैंसर के बारे में और दूसरा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो आप जरा राजस्थान तुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल में हमने 2 मशीनें ली हैं। एक का नाम थर्मालाइटिक्स है जो 99 कंपनी की है, जिसके द्वारा हम ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग करते हैं और बहुत ही अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट के कैंसर को हम पकड़ सकते हैं। और दूसरी मशीन जो अवेलेबल है उसमें ओरल कैविटी कैंसर स्क्रीन करने की क्षमता है, इसका नाम ओरल स्कैन है। तो उसमें भी हम काफ़ी अर्ली स्टेज में, छोटे से रूप में भी स्टेज पर, यस, छोटे अर्ली स्टेज में हम उस कैंसर को देख सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं। जी, और किस किस्म की सुविधाएं हैं सर, जहाँ मरीज जो दूर दूर से आते हैं उनके लिए कुछ? राजस्थान तुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल में जो इलाज की सुविधाएं हैं वो सर्जरी के रूप में, कीमोथेरेपी के रूप में और रेडियोथेरेपी के रूप में उपलब्ध हैं। और इसमें हमारे जो दूर दूर से आने वाले भाई बहन हैं, इस अस्पताल में इन मरीजों का जो हम मुफ्त में भी इलाज करते हैं, लगभग 80 से 85% पेशेंट हमारे मुफ्त इलाज लेते हैं। कैशलेस ट्रीटमेंट होता है। इसमें रेडिएशन की मशीन बहुत ही आधुनिक मशीन है जिसको लीनियर एक्सेलेटर बोलते हैं। इस लीनियर एक्सेलेटर के द्वारा हम शरीर के किसी भी हिस्से में अगर रेडिएशन की ज़रूरत है तो कर सकते हैं। और अगर डीप में भी कोई ट्यूमर है, ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर है, तो IMRT, IGRT टेक्निक से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कीमोथेरेपी में हमारे जो विभाग में कीमोथेरेपिस्ट हैं वो हर तरह की कीमो देने में माहिर हैं और सब कुछ हमारे यहाँ अवेलेबल है। सर्जरी हमारे यहाँ ENT ऑन्को, गायनी ऑन्को और जनरल ऑन्को सर्जरी के रूप में की जाती है। तो सर्जरी की सुविधाएं भी सब तरह की उपलब्ध हैं। किसी भी तरह के कैंसर की
सर्जरी के लिए हमको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और राजतंत्र तुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल टर्सरी कैंसर केयर सेंटर है। इसमें दूर दूर से आए मरीज किसी भी इलाज के लिए, जांच के लिए आ सकते हैं और उनका सब तरह का इलाज और जांच संभव है। जी सर, अक्सर अभी आपने कीमोथेरेपी की बात की, तो कीमोथेरेपी को लेकर कई सारे रूमर्स है, तो कि उससे बाल झड़ जाते हैं, काला पड़ जाता है स्किन, और इंसान का जो एक फिगर है वो डिसफिगर हो जाता है। कहाँ तक ये सही है, गलत है? ये बात है, एक प्रकार का लोगों में एक भ्रम भी हो चुका है। लेकिन ये बात सही है कि कुछ कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स जरूर होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। कीमोथेरेपी बहुत यूजफुल ट्रीटमेंट है कैंसर के पेशेंट के लिए, क्योंकि कुछ तो ऐसे ड्रग है, जैसे कि कुछ तो ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि ब्लड कैंसर को हम कीमोथेरेपी देख के बहुत कुछ को सुधार सकते हैं। अलावा इसके और कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन है सर, जैसे मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करना? EEC पे एक मशीन आई है, उससे भी कुछ नॉन इन्वेसिव टाइप का वो एक मेथड है। लीन एक्सेटर के द्वारा नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट होता है। यदि शरीर में या ब्रेन में कहीं कोई छोटा ट्यूमर है तो हम उसको रेडियो सर्जरी, एक टेक्निक का नाम है, बगैर सर्जरी का कोई मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए बगैर भी हम रेडिएशन से उस ट्यूमर को पूरी तरीके से वहाँ पर जला सकते हैं। तो एक तरह की रेडियो सर्जरी है। और कीमोथेरेपी में, जो ल्यूकेमिया में पूर्ण रूप से कीमोथेरेपी ही ट्रीटमेंट होता है, उसमें इस समय देखा जाए तो 10 साल से ज़्यादा के भी सर्वाइवर्स हैं हमारे बीच में। तो ये सब सुविधाएं राजतंत्र तुकड़ोजी में। तो ये क्या पेनफुल होता है सर कीमोथेरेपी? एग्जैक्टली क्या मेथड क्या है? नहीं, कीमोथेरेपी एक तरह का इंजेक्शन देने का तरीका है। जो कैंसर के ड्रग्स हैं, कैंसर की दवाइयाँ हैं, उसको हम कुछ तो खाने के रूप में यूज़ करते हैं और कुछ को हम इंजेक्शन के द्वारा खून की नस में देना रहता है। तो खून की नस में जो इंजेक्शन देते हैं, जो तकलीफ होती है जो इंजेक्शन लेने में या वैक्सीन लेने में, उतनी ही होती है। इसको ज़्यादा पेनफुल नहीं बोल सकते। अभी बहुत अच्छे इंट्राकैथ और बाकी चीज़ें आ गई हैं जिसमें एक बार इंजेक्शन लगाते हैं और कई महीने तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उस पोर्ट को। तो कीमो पोर्ट के रूप में भी हम कई महीने तक बगैर किसी तकलीफ के इंजेक्शन कीमोथेरेपी दे सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जी सर, स्क्रीनिंग आजकल ईजी हो गया है, ट्रीटमेंट ऑप्शन ईजी हो गया है, इसके बावजूद भी मरीज लेट पहुंचता है, तो क्या कारण हो सकता है? कम्युनिकेशन गैप है इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ की पॉपुलेशन हमारे यहाँ की 60% पॉपुलेशन आपको मालूम है कि गांव में रहती है, और गांव में कई प्रकार के क्वैक्स है, जो कोई डॉक्टर था ही नहीं। तो जैसा उन्होंने पेशेंट को देखा, और पेशेंट उनके पास में पहुंचता है कि और कहता है कि मेरे को भी एक छाला है मुंह के अंदर, और वो देख के उसको तो किसी तरह से अपनी आमदनी करना है। धीरे धीरे वो पेशेंट को किसी तरह से कुछ ना कुछ दवाई देके वो एक तरह से कैंसर को बढ़ाते जाता है। इसलिए गांव में पॉपुलेशन होने के कारण कई मरीज ऐसे हैं हमारे पास में 3rd और 4th स्टेज में आते हैं, लेकिन कई ऐसा भी होता है कि बिल्कुल 1st स्टेज में आ गए, लेकिन अधिकतर देखा गया है लेट स्टेज में। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। उसके बाद में दूसरा एक शाय फैक्टर, कि चलो ठीक हो जाएगा, जिसको बोलते हैं निग्लिजेंस आल्सो। शहरों में भी ऐसा है, जो लोग खर्रा खाते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, जिनको ये प्रॉब्लम शुरू होते हैं, ये लोग उसको धीरे धीरे अपने हिस्से बढ़ाते जाते हैं, और फिर वो स्टेज, जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा कि म्यूटेशन होते जाता है, और धीरे धीरे वो सेल्स बढ़ते जाते हैं, स्प्रेड होता जाता है, और कभी कभी तो ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनको मेटास्टेसिस हो जाता है। सर, एक सवाल जो मेरे मन में उठा, और यही उनके जहन में होगा दर्शकों के, वो है कि क्या कैंसर कम्प्लीटली क्यूरेबल है विद ऑल कंडीशंस अटैच्ड? क्यूरेबल है, और रिकर होने के क्या चांसेस हैं? इस समय जो इलाज के तरीके हैं उसमें हम कैंसर को कई वर्षों तक कंट्रोल कर सकते हैं। यदि किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट किसी भी सर्जरी, कीमो या रेडिएशन से करते हैं और वो 5 साल तक जीवित रहता है, तो वो उसको 5 ईयर सर्वाइवल बोलते हैं, और एक तरह का क्योर है वो उस बीमारी के लिए। मगर अभी आधुनिक मशीनों और टेक्निक के द्वारा ये जो 5 ईयर सर्वाइवल है, ये 10 साल, इवन 20 साल तक भी है। CA ब्रेस्ट के ऐसे केसेस उपलब्ध हैं जो 20 साल तक बगैर किसी तकलीफ के जीवित हैं। तो ऐसे केसेस को हम क्योर भी बोल सकते हैं। आप कुछ ऐड करेंगे? मैं यही बता रहा था आपको कि आज जो वर्ल्ड कैंसर डे हम जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग जानकारी दे रहे हैं, और जो भी आपके माध्यम से हमारे हॉस्पिटल के अंदर में जितनी भी उपलब्धियाँ हैं उसके बारे में भी हम लोग बता रहे हैं। सर ने बिल्कुल सही बताया कि हम कैंसर को कि कैंसर वाकई क्यूरेबल है या नहीं है, ये सभी चीज़ें एक स्टेज पे डिपेंड भी करती है। और उसके बाद सबसे बड़ा जो चीज़ है, हमको जन जागृति, यानी कि पब्लिक अवेयरनेस। और अगर हमारे जैसे कि हमारे पास में एक बहुत बड़ी बस है कतर भाई, उसके अंदर सभी शायद सुविधा है। ये कैंसर की डायग्नोस्टिक वैन है
जिसमें हेड एंड नेक कैंसर, गायनी कैंसर और ENT कैंसर के बारे में हम जांच कर सकते हैं। इसमें एक मोबाइल है? हाँ, मोबाइल वैन है जो हम गांव-गांव, जगह-जगह कैंसर की स्क्रीनिंग में काम लेते हैं। इसमें ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए एक आई ब्रेस्ट एग्जाम मशीन है। ओरल कैंसर के लिए हमारे जो डॉक्टर जाते हैं वो डायरेक्ट ओरल कैविटी में देख के बता सकते हैं कि कोई सस्पेक्टेड है कि नहीं, उसको हम हॉस्पिटल लाएंगे। उसी तरह से सर्विक्स के अगर कोई कैंसर है बच्चेदानी के, तो उसमें हमारे गायनेकोलॉजिस्ट जाते हैं, जिसमें हम पेप्समियर के टेस्ट करके ये जानकारी ले सकते हैं कि उसको कैंसर है कि नहीं। तो इन 3 डिपार्टमेंट के द्वारा हम डायग्नोस्टिक वैन स्क्रीनिंग के लिए उपयोग में लाते हैं। जी सर, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं और वो है अवेयरनेस कैंप। क्या RST कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कोई अवेयरनेस कैंप फैलाता है हर साल? हम अवेयरनेस के बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित करते हैं। हाँ। जैसे जो 4 फरवरी को जो कैंसर दिवस हम मनाने वाले हैं, उसमें हम कई जो NGOs हैं, IMA है, IDA है, दूसरे कॉलेजेस हैं, इन सब के टीचर्स को बुलाते हैं, इन सब के स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और इसके बारे में एक आयोजन होता है जिसमें रैली करते हैं हम लोग, जन जागृति फैलाते हैं और जो आए हुए स्टूडेंट्स हैं उनको कैंसर से होने वाले जो नुकसान है, रिस्क फैक्टर, उस सब के बारे में बताया जाता है। हम लोग जो हमारी जो बस है ये गांव-गांव में जाती है, वहाँ भी कैंसर का अवेयरनेस भी देते हैं। अवेयरनेस भी हो जाता है और साथ मोबाइल में डायग्नोसिस भी होता है। जी जी। और आपको एक और चीज़ बता दें कि अभी हम लोगों ने इंडियन कैंसर सोसाइटी की तरफ से 100 कैंप किए, 100 कैंप किए। और अभी मुझे लगता है कि हर हफ्ते में 3 या 4 बार ये बस जाती है और गांव-गांव में जाते हैं। कई लोग जो एक तो गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें सहायता मिलती है और दूसरा कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी जाती है, वहाँ भी डायग्नोसिस हम करते हैं। तो एक दूसरा ये है कि हम अवेयरनेस और साथ साथ में डायग्नोसिस, और उसके अलावा जो पेशेंट का हम लोग डायग्नोसिस करते हैं कि इसको कैंसर है, तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सेंटर में बुला के उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं। बढ़िया बढ़िया सर, एक इंग्लिश में मशहूर कहावत है, इफ़ मोहम्मद कांट गो टू द माउंटेन लेट द माउंटेन कम टू मोहम्मद। तो इस हिसाब से आप कुछ लोग गांव में जाके स्प्रेड कर रहे हो, और जो थीम है कैंसर का कि क्लोज द केयर गैप, तो इस माध्यम से आप उसको क्लोज कर रहे हो। पहले तो हम जागृति के रूप में उसको पास लाने की कोशिश करते हैं। जो किसी कारण से डायग्नोज नहीं कर सकते या डायग्नोज नहीं होता है, उन पेशेंट को हॉस्पिटल तक लाते हैं। मोबाइल वैन में हम इस सब का उपयोग करते हैं। जो पेशेंट आ गए हैं, खर्च नहीं कर सकते, जिससे गैप बढ़ सकता है, तो वो खर्चा हम हॉस्पिटल की तरफ से करते हैं डायग्नोसिस के रूप में, और उसको फिर ट्रीटमेंट तक लाते हैं। किसी कारण से ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है, तो सरकारी योजनाओं में फ्री या कैशलेस ट्रीटमेंट करके उसको पूरा इलाज हम मुहैया करवाते हैं। इस तरह से ये जो गैप है हर लेवल पर, उसको बिल्कुल बंद करने की कोशिश करते हैं। जी जी। चलते चलते एक मैसेज अगर आप दोनों से मिल जाए रिगार्डिंग ऑल दीज फैक्टर्स। 4 फरवरी को हम जो कैंसर दिवस मना रहे हैं, ये कैंसर दिवस हमको हर रोज़ मनाना चाहिए। सब लोगों को पता होना चाहिए कि किन किन कारणों से, किन रिस्क फैक्टर से कैंसर होता है। उन कारणों को बिल्कुल कम कर दें या बिल्कुल बंद कर दें। अगर परिवार में कोई तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, तो सब लोग मिलके उसको इसके लिए जागृत करें कि भाई ये बंद कर दो। खाने पीने की आदतें सभी जो परिवार में खाते हैं उसको सुधारें। ज़्यादा फाइबर डाइट लें, ज़्यादा से ज़्यादा फल लें, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद वगैरह खाएं। ये हमारा एक सिंपल सा मैसेज है। खान पान की आदतें अच्छी रखें। किसी को कोई एडिक्शन है तो उस पर कंट्रोल करें। लाइफस्टाइल मैसेज को लेकर क्या है? मुझे एक ही चीज़ कहना है, क्योंकि आज जिस तरह से हमारे भारतवर्ष के अंदर में जो तम्बाकू का प्रयोग किया जा रहा है, और ये मैं आपको बताने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि 40% जो कैंसर है हमारे शरीर में वो तम्बाकू की वजह से है, और 80% कैंसर, मुंह का कैंसर, वो तम्बाकू की वजह से है। मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो लोग वाकई में तम्बाकू का सेवन करते हैं, उन्होंने इस चीज़ को अब सुन लेना चाहिए, ध्यान लेना चाहिए, क्योंकि ख़तरा कभी भी हो सकता है, उन पे कभी भी आ सकता है, और कभी कभी ये बीमारी और भी बढ़ सकती है। यही मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप इस आदत को, ये बुरी आदत है, इसे खत्म कर दीजिए। क्योंकि न केवल एक्टिव स्मोकर्स बल्कि पैसिव स्मोकर्स भी इससे अफेक्ट हो जाते हैं। अगर धुआं चलती है और उसने सूंघ लिया तो भी उससे चांसेस है। धुएं में जो केमिकल्स हैं, निकोटीन है, दूसरे केमिकल्स हैं, वो सब हम भी अंदर ले जाते हैं। हाँ। और उससे भी फेफड़े का कैंसर होने की संभावना रहती है। जी, थैंक यू सो मच सर, इट इज़ अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड गेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन। नमस्कार। थैंक यू।